आज मैं आपको एक अमेरिकन डिस्टोपियन एक्शन फिल्म केओस वॉकिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। आगे स्पॉयलर्स हैं, सावधान रहें और ध्यान रखें। यह फिल्म एक ग्रह पर सेट है जो पृथ्वी से बहुत दूर है, जिसे न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। एक ऐसा ग्रह जहां कभी सूर्यास्त नहीं होता। यह वर्ष 2258 ईस्वी है। बेहतर जीवन की तलाश में कुछ मनुष्यों ने पृथ्वी छोड़ दी और ग्रह के एक हिस्से को उपनिवेश बना लिया। मानवों ने न्यू वर्ल्ड में पृथ्वी पर मिली जाने वाली हर चीज और अधिक को पाया। जब मानवों ने पहली बार नए ग्रह में प्रवेश किया तो उन्होंने महसूस किया कि सभी पुरुष एक परिस्थिति से प्रभावित हो गए हैं, जिसे नॉइज कहा जाता है। यह स्थिति सभी को एक आदमी के विचारों को देखने और सुनने देती है। हालांकि यह स्थिति किसी के गुप्त विचारों को प्रकट कर देती है और इसलिए यह एक नुकसानदेह बात भी हो सकता है। कोई अन्य अच्छी चीजें भी कर सकता है, जैसे उनके नॉइज का उपयोग करके 3D होलोग्राम बनाना, जिसे अन्य लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। मानव उपनिवेशवासी स्पैकल नामक मूल मानव प्रजाति के साथ भयंकर गृह युद्ध में शामिल थे। युद्ध में स्पैकल ने प्रकट रूप से सभी महिला मानव को मार डाला, जबकि आधे पुरुष बच गए। तब से पहले मानव ने पृथ्वी और बाहरी दुनिया से संपर्क खो दिया। टॉड एक जवान व्यक्ति है जो प्रेंटिस टाउन नामक मानव बस्ती में रहता है। टॉड ने युद्ध में अपने माता पिता को कम उम्र में खो दिया और अपने सौतेले पिता बेन मूर और सिलियन बॉयड के साथ रहता है। अपने पिता के विपरीत टॉड ने कभी किसी महिला को नहीं देखा है। वह अपने पिता की मदद करने में अक्सर समय बिताता है। एक दिन वह मेयर डेविड प्रेंटिस जैसा आदमी बनने का सपना देखता है। अन्य पुरुषों के विपरीत प्रेंटिस ने अपने नॉइज को नियंत्रित करने की कला में महारत हासिल कर ली है, जिससे उनके विचारों को देखना और सुनना कठिन हो जाता है। शहर के अन्य प्रमुख निवासियों में सन की पादरी एरन और डेविड प्रेंटिस का बेटा डेवी शामिल है। टॉड डेवी से आंखों में आंखें नहीं मिलाता, क्योंकि दोनों हमेशा मेयर की मान्यता जीतने के लिए मुकाबला करते हैं। एक दिन मानव उपनिवेशकों की दूसरी लहर एक मदरशिप पर आती है। वे ग्रह की जांच करने और पहले लहर के मानव उपनिवेशकों से संपर्क करने के लिए 3 मानव चालक दल के सदस्यों को लेकर एक छोटा स्काउट जहाज भेजते हैं। दुर्भाग्यवश न्यू वर्ल्ड के वायुमंडल में प्रवेश करने पर स्काउट जहाज आग पकड़ लेता है और गहरे जंगल में गिर जाता है। अपने पिता की मदद करते समय टॉड अपने खलिहान से भोजन चुराते हुए किसी को देखता है। वह अपने कुत्ते मांची के साथ चोर का पीछा करता है। वह अंततः चोर को खो देता है, लेकिन दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाता है। वह अनुमान लगाता है कि जीवित बचा व्यक्ति चोर हो सकता है। वह तुरंत मेयर को जहाज के बारे में सूचित करने के लिए भागता है। रास्ते में वह चुप रहने की कोशिश करता है, लेकिन अन्य पुरुष जहाज के बारे में उसके विचारों को सुन और देख लेते हैं और वे सभी दुर्घटना स्थल की जांच करने और जहाज के कुछ हिस्सों को बटोरने के लिए पहुंच जाते हैं। जब यह पता चलता है कि जीवित व्यक्ति के पास कोई नॉइज नहीं है, तो मेयर प्रेंटिस सोचता है कि वह एक लड़की हो सकती है और अपने पुरुषों को उसे ढूंढने का आदेश देता है। जब टॉड अकेला होता है तो लड़की प्रकट होती है। टॉड डरता है, चौंकता है और एक लड़की को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा है। लेकिन अपने नॉइज को नियंत्रित करने में असमर्थ टॉड अनजाने में शहर के निवासियों को उसके ठिकाने के बारे में सतर्क कर देता है। लड़की गहरे जंगल में भाग जाती है, लेकिन प्रेंटिस उसे 3D होलोग्राम पिंजरे में घेर कर पकड़ लेता है। प्रेंटिस उसे अपने घर ले जाता है और उसे उसके 2 चालक दल के सदस्यों की मौत पर शोक व्यक्त करता है। लड़की नॉइज और स्पैकल के साथ युद्ध के बारे में जान जाती है, जिसके कारण प्रेंटिस टाउन की सभी महिलाओं का कत्लेआम हुआ था। प्रेंटिस उससे उसके मिशन के बारे में पूछता है और वह बताती है कि वह एक स्काउट जहाज पर यहाँ आई थी, जिसे मदरशिप द्वारा पहले उपनिवेशों से संपर्क करने के लिए भेजा गया था। मदरशिप दूसरी उपनिवेशकों के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज है और उसमें 4000 लोग हैं। वह जल्द ही उसे बचाने के लिए आएगी। लड़की प्रेंटिस की इरादे पर शक करना शुरू कर देती है जब वह जहाज के लैंडिंग स्थल और समय के बारे में अधिक जानने के लिए दबाव डालता रहता है। प्रेंटिस को अचानक बाहर जाकर उन पुरुषों से बात करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो महिला मेहमान के बारे में बहुत नॉइज मचा रहे हैं और उत्सुकता से जल रहे हैं। जाने से पहले डेवी को उसकी देखभाल करने के लिए कहा जाता है। बिगड़ैल बच्चा लड़की के बैग से गुजरना शुरू करता है और अनजाने में उसके एक उपकरण से छेड़छाड़ करता है, जिससे लड़की को गायब होने में मदद मिलती है। भागते समय लड़की फर्श के नीचे से प्रेंटिस को शहर के प्रभावशाली उपदेशक एरन से बात करते हुए सुनती है। प्रेंटिस कहता है कि वह निर्वासन में जीने से तंग आ चुका है। वह उसके उपनिवेश के मदरशिप को जब्त करने और बाकी ग्रह पर कब्जा करने की योजना बनाता है। वह कहता है कि उन्हें उस लड़की को मदरशिप से संपर्क करने और चेतावनी देने से रोकना होगा।
इस बीच पादरी यह मानता है कि लड़की एक एंजल है जो प्रेंटिस टाउन के पुरुषों को उनके पापों के लिए दंड देने के लिए उतरी है। जब प्रेंटिस और अन्य लोग लड़की को खोजने के लिए निकलते हैं तो टॉड मेयर के घर से लड़की का बैग चुरा लेता है, इस उम्मीद में कि उसे कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। घर लौटने के बाद टॉड बैग की जांच करना शुरू करता है, लेकिन उसकी हैरानी की बात यह है कि लड़की उसके खलिहान में छिपी हुई है। अचानक प्रेंटिस का एक आदमी उसके जैकेट को पास में देखने के बाद लड़की की तलाश में आता है। टॉड लड़की को छिपने देता है और आदमी को भेज देता है। बेन और सिलियन लड़की के बारे में जानने के बाद उसे खलिहान में बंद कर देते हैं। वे अपने बेटे से कहते हैं कि उसे परेशानी से बचने के लिए लड़की को प्रेंटिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन टॉड मना कर देता है। टॉड ने लड़की को पसंद करना शुरू कर दिया है और उसकी मदद करने पर जोर देता है। बेन और सिलियन आखिरकार मान जाते हैं, ये महसूस करते हुए कि यह शायद टॉड का अपने परिवार को शुरू करने का अकेला मौका है। बेन टॉड से कहता है कि वह लड़की को फार ब्रांच ले जाए, जो ग्रह पर एक और मानव बस्ती है जिसके बारे में टॉड नहीं जानता था। सिलियन चिंता करता है कि वहां के लोग प्रेंटिस टाउन के पुरुषों के खिलाफ हैं, लेकिन बेन उसे दिलासा देता है कि जब तक लड़की उसके साथ है वे टॉड को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन इससे पहले कि टॉड लड़की के साथ जा सके, प्रेंटिस और उसके लोग उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं। लड़की मोटरसाइकिल पर भाग जाती है जबकि टॉड घोड़े से उसका पीछा करता है। लड़की को छिपाने के लिए टॉड से नाराज होकर प्रेंटिस सिलियन को मार डालता है। बेन को अपनी और टॉड की जान बचाने का मौका देते हुए प्रेंटिस फिर उससे टॉड और लड़की को खोजने में मदद करने के लिए कहता है। टॉड अंततः लड़की के साथ जुड़ जाता है। एक दुर्घटना में अपनी मोटरसाइकिल और घोड़े को खोने के बाद वे दोनों पैदल ही फार ब्रांच की ओर निकल जाते हैं, टॉड के कुत्ते के साथ। यात्रा के दौरान टॉड अंततः लड़की को जानता है। वह उसकी ताकत से हैरान है और कई बार खुद को उसकी गति के साथ बनाए रखने के लिए कोशिश करता है। शुरुआत में वह उस पर भरोसा नहीं करती है, लेकिन टॉड अंततः उसका विश्वास जीत लेता है और उसके लिए दोपहर के भोजन के लिए एक सांप का शिकार करता है। आखिरकार वह टॉड को बताती है कि उसका नाम वायोला है। उसका जन्म मदरशिप पर हुआ था और उसके माता पिता पृथ्वी से न्यू वर्ल्ड की 64 साल लंबी यात्रा के दौरान मर गए थे। वायोला के दादा दादी ने बेहतर अवसरों की तलाश में इस यात्रा के लिए हाँ किया था। फार ब्रांच की ओर जाते समय टॉड पर एक स्पैकल हमला करता है। टॉड स्पैकल को काबू कर लेता है और उसे मारने की तैयारी करता है, लेकिन वायोला उसे दया दिखाने और उसे छोड़ने के लिए कहती है। वे फार ब्रांच पहुंचते हैं और पता चलता है कि वहां पुरुष, महिलाएं और बच्चे रहते हैं। उनका स्वागत शहर की मेयर हिल्डी करती है। प्रेंटिस टाउन के प्रति फार ब्रांच की नापसंदगी से अनजान वियोला बताती है कि टॉड प्रेंटिस टाउन से है। टॉड को तुरंत हथकड़ी में डाल दिया जाता है, जबकि हिल्डी वियोला से निजी तौर पर बात करती है। शहर के लोग टॉड का सामना करते हैं, लेकिन वियोला से बात करने के बाद मेयर हिल्डी उन्हें पीछे हटने के लिए कहती है। प्रेंटिस और उसके लोग टॉड और लड़की का पीछा करना जारी रखते हैं। पादरी एरन परेशान हो रहा है और कभी-कभी प्रेंटिस से भिड़ जाता है। मेयर हिल्डी टॉड और वायोला को शरण और भोजन देती है। वह उन्हें यह भी बताती है कि वियोला हेवन से अपने मदरशिप से संपर्क कर सकती है। वे न्यू वर्ल्ड में पहली मानव बस्ती थीं, जिसके बारे में टॉड को भी पता नहीं था। वायोला अगले दिन सुबह हेवन के लिए रवाना होने का फैसला करती है। उसे छोड़ने के प्रति दृढ़ देखकर टॉड सोचने लगता है कि क्या वायोला उसके साथ रहेगी और उसे चूमेगी। निश्चित रूप से वायोला उसके विचारों को सुनती है और टॉड शर्मिंदा होकर माफी मांगता है। रात के खाने के बाद हिल्डी उन्हें आराम करने के लिए अलग अलग कमरे देती है, लेकिन वायोला के जाने का ख्याल टॉड को सोने नहीं देता। उसे अपनी माँ की डायरी मिलती है जो बेन ने उसके बैग में रखी थी और उसे वायोला को दिखाता है, जो अभी भी जाग रही है। वायोला उससे पूछती है कि उसकी माँ ने क्या लिखा है और टॉड बताता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता। प्रेंटिस टाउन के पादरी एरन ने टॉड के बचपन में सभी किताबें जला दी थीं। वो सोचता है कि नॉइज के साथ ही पैदा होना अधिक शिक्षा है। वियोला ने टॉड के लिए इसे पढ़ने की पेशकश की। टॉड की माँ का नाम करिसा है। करिसा लिखती है, मेरे प्यारे टॉड, मैं तुम्हारे जन्म के दिन इस डायरी की शुरुआत कर रही हूँ। तुम मेरे लिए न्यू वर्ल्ड में देखी गई सबसे सुंदर चीज हो। काश तुम्हारे पिता यहाँ होते तुम्हें देखने के लिए, लेकिन भगवान ने उन्हें ले लिया। तुम अपने पिता की तरह लंबे, मजबूत और सुंदर हो जाओगे। न्यू वर्ल्ड की महिलाएं नहीं जानती कि उन्हें क्या हुआ। डेविड प्रेंटिस नाम का एक आदमी है जिसने हमें दलदल के उस पार एक बस्ती खोजने के लिए राजी किया ताकि न्यू वर्ल्ड की बाकी नॉइज हम तक न पहुँचे। प्रेंटिस बहुत रहस्यों और शर्म से भरा लगता है और यह
यह जगह इसे बर्दाश्त नहीं करती। वह किसी भी आदमी से बेहतर अपनी नॉइज को गायब कर सकता है। यहाँ हमेशा से इतना नॉइज होती है। पुरुष यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि महिलाएं उनके बारे में सब कुछ जानती हैं और वे हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ के लगभग सभी पुरुष टूट रहे हैं। प्रेंटिस और एरन पुरुषों के दिमाग में घुस रहे हैं। उन्होंने हम सभी महिलाओं के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। पुरुष हम पर टूट रहे हैं। हमारे पवित्र व्यक्ति आरोन ने कहा कि महिलाओं के पास नॉइज नहीं है क्योंकि हमारे पास आत्माएं नहीं हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि क्या होने वाला है। अगर चीजें गलत होती हैं तो उम्मीद मत छोड़ना। टॉड को एहसास होता है कि महिलाओं को स्थानीय एलियंस ने नहीं मारा, बल्कि प्रेंटिस और प्रेंटिस टाउन के पुरुषों ने मारा था। उसे गुस्सा और धोखा महसूस होता है कि उसे जो कुछ भी बताया गया था वह सब झूठ था। प्रेंटिस और उसके लोग फार ब्रांच पहुंचते हैं और वियोला की मांग करते हैं। हिल्डी और अन्य फार ब्रांच के निवासी उन्हें विचलित करते हैं, जबकि टॉड और वियोला भागने की कोशिश करते हैं। एरन उन्हें ढूंढ लेता है, जिससे उन्हें एक स्टोर रूम में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एक फार ब्रांच महिला राइफल से एरन और अन्य पुरुषों को दूर रखने में उनकी मदद करती है। प्रेंटिस बेन को टॉड को वियोला को सौंपने के लिए राजी करने के लिए भेजता है। बदले में टॉड की जान बख्शने का वादा करता है। टॉड डायरी के बारे में बेन का सामना करता है। बेन मानता है कि उसने कोशिश की, लेकिन महिलाओं की मदद के लिए कुछ नहीं कर सका। उसने जो सबसे अच्छा किया वह टॉड को सुरक्षित रखना था। बेन उससे माफी मांगता है कि उसने उसे अंधेरे में रखा और कहता है, अब मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। प्रेंटिस बेन और टॉड को लड़की को बाहर लाने का अल्टीमेटम देता है। बेन स्टोर से बाहर आता है। उसके बाद वियोला। जब वह प्रेंटिस की ओर बढ़ती है तो वह उससे कहता है कि वह उसे फिर से देखकर खुश है, लेकिन प्रेंटिस और अन्य पुरुषों की हैरानी के लिए वियोला अचानक हवा में गायब हो जाती है। यह बेन द्वारा बनाई गई 3D होलोग्राम नॉइज थी, जो प्रेंटिस और अन्य लोगों को विचलित करने के लिए थी, जबकि असली वियोला, टॉड और मैंची पीछे के दरवाजे से भाग गए थे। हालांकि पादरी एरन उन्हें देखता है और उनका पीछा करता है। वे एक नाव के पास पहुंचते हैं और नदी के माध्यम से भाग जाते हैं। एरन उनका पीछा जारी रखता है और नाव को पलट देता है। टॉड वियोला को बचाने और दूर ले जाने में सफल है, लेकिन दुर्भाग्य से पागल एरन मैंची को मार देता है, जिससे टॉड को और भी गुस्सा आता है। मैंची की मौत टॉड को बेहद दुखी कर देती है, लेकिन वियोला उसे दिलासा देती है और वे हेवन की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। पहले उपनिवेशियों द्वारा बनाए गए मोनोरेल के सहायक टावर उन्हें रास्ता दिखाते हैं। अपने रास्ते में वियोला और टॉड पहले कॉलोनी शिप के खंडहरों पर आते हैं। प्रेंटिस और उसके लोग उनके करीब पहुंचने लगते हैं। टॉड आगे बढ़ने का सुझाव देता है, लेकिन वियोला बताती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है और वे जहाज के आपातकालीन ट्रांसमीटर का उपयोग कर सकते हैं। वे खंडहरों को स्कैन करते हैं और अंततः ट्रांसमीटर पाते हैं, लेकिन वियोला को पता चलता है कि एंटीना काम नहीं कर रहा है। वियोला उम्मीद खो देती है, लेकिन टॉड उसे ठीक करने का प्रस्ताव देता है। वह एंटीना पर चढ़ता है और वियोला से सिग्नल भेजने के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। टॉड एंटीना को ठीक करने में सफल होता है, लेकिन प्रेंटिस और उसके लोग बेन के साथ पहुंचते हैं। प्रेंटिस धमकी देता है कि अगर टॉड खुद को नहीं सौंपता तो वह बेन को मार देगा, लेकिन बेन अपने बेटे से कहता है कि वह उसकी मांग के आगे न झुके। इस बीच पादरी एरन चुपके से जहाज में घुस जाता है और वियोला पर हमला करता है। एरन प्रेंटिस टाउन की महिलाओं को मारने पर पछताता है। वह नॉइज से भगवान की नॉइज को न पहचानने के कारण खुद को पापी मानता है और वियोला से उसे मारने और शुद्ध करने की गुहार लगाता है। कोई विकल्प न होने पर वियोला एक अपने उपकरण से एरन को आग लगा देती है। जैसे ही वह जलता है, पादरी चिल्लाता है, मैं आग से बैप्टिज्म ले रहा हूँ, मैं पापी हूँ, और मर जाता है। वियोला फिर मदरशिप को SOS सिग्नल भेजती है, जबकि टॉड प्रेंटिस के सामने अपने आप को उसके हवाले कर देता है। प्रेंटिस टॉड से लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार टॉड अपनी नॉइज को छुपाने में कामयाब हो जाता है। गुस्से में प्रेंटिस उसके पिता को गोली मार देता है और टॉड तुरंत बेन के पास जाता है। बेन फिर से टॉड से माफी मांगता है कि उसने उसकी मां के बारे में उसे झूठ बोला और उसे एक चाकू देता है और मर जाता है। टॉड चाकू से प्रेंटिस पर हमला करता है, लेकिन वह नीचे लुढ़क जाता है और चाकू खो देता है। टॉड छिपने के लिए दौड़ता है, लेकिन प्रेंटिस उसे बंदूक से घायल कर देता है। फिर टॉड पीछे से प्रेंटिस के पास आता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि यह उसकी आंखों का धोखा है। प्रेंटिस उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन टॉड उसे अपनी मां और अन्य प्रेंटिस टाउन की महिलाओं का भ्रम दिखाकर विचलित करता है, जो उसे कायर कहती हैं। वे प्रेंटिस को एक चट्टान के किनारे तक ले जाते हैं। फिर वियोला आती है और उस पर एक पाइप से हमला करती है। वह हमले से बचता है और पाइप को पकड़ लेता है। वियोला फिर अपनी पकड़ छोड़ देती है और प्रेंटिस गिरकर मर जाता है।
जब वायोला बुरी तरह घायल हुए टॉड की देखभाल कर रही होती है तो कॉलोनी मदरशिप पहुंचती है, जिससे डेवी और बाकी प्रेंटिस टाउन के लोग डर के मारे भाग जाते हैं। बाद में टॉड मदरशिप के मेडिकल रूम में होश में आता है। वह पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और उसके पास वायोला भी होती है। वायोला बताती है कि वह न्यू वर्ल्ड में उसके साथ रहने जा रही है और उसे अन्य उपनिवेशवादियों से मिलवाने ले जाती है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। देखने के लिए धन्यवाद।